तो आज हम लोग जो है मौर्य काल कल हम लोग स्टार्ट किए थे और मौर्य काल में आपका जो है पहला वीडियो हो गया था और आज दूसरा है पार्ट 2 है। इसमें लगभग 6-7 वीडियो आपका रहेगा पार्ट बाई पार्ट। कल हम लोग देखे कहानी बाई समझे, आज हम लिख लिए, थोड़ा सा टाइम का बचत होगा, आप समझ गए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कल पूरे कहानी समझा दिए थे, चंद्रगुप्त कैसे राजा बना, क्या क्या उसका रणनीति था, सारा कुछ बता दिए थे। उसमें आपको बताए थे कि तक्षशिला के जो हमारे चाणक्य थे उनके कूटनीति के द्वारा जो है धनानंद को हटाया गया था। और इसके बाद अब हम लोग को आगे देखना है चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान। चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान हम लोग देखें तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था। सबसे पहला इसका विजय अभियान आपको बताए थे कि धनानंद को हराया था और हराने के बाद ही राजा बना था। तो पहला तो धनानंद को हराया और हराने के बाद राजा बना। दूसरा इसका विजय अभियान है सेल्यूकस निकेटर के साथ। और आपको कहानी समझाए थे कि सेल्यूकस निकेटर के साथ इसको युद्ध हुआ था, तो युद्ध नहीं हुआ था, रिश्तेदारी में बदल गया था। और इसका एक बेटी थी जिसका नाम था हेलन। कल कहानी समझाए थे, इसका बेटी थी हेलन और हेलन से ही विवाह किया था। और हेलन से विवाह करने के उपरांत जो है सेल्यूकस निकेटर इसको दहेज में 4 गो क्षेत्र दिया था, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपस, मदई, मतलब ठेठ में समझिए पूरे भारत तो इसका कंप्लीट था। इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मतलब कंप्लीट इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है दहेज में मिल गया था। तो इतने बड़े क्षेत्र का जो है अब राजा है, यानी इतना ही समझिए, थोड़ा सा दक्षिण करता है, इधर कलिंग उड़ीसा करता है, बाकी पूरे भारत का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरे भारत का कंप्लीट राजा अभी जो है यहाँ का चंद्रगुप्त मौर्य है। यानी यहाँ पर कंप्लीट राजा चंद्रगुप्त मौर्य है। तो यह इसका विजय अभियान में हम लोग देखे। इसके बाद आपको पता था, बताए थे कल कहानी की 500 हाथी जो है इस सेल्यूकस निकेटर को दिया था, मतलब उसके बदले में 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया था। तो यहाँ पर तक हम लोग इसको समझ गए थे। अब इसके बाद आगे हम लोग को ध्यान देना था कि इसका एक है गुजरात विजय। इसका कौन है? गुजरात विजय। और गुजरात विजय में हम लोग देखे कि गुजरात में इसका सौराष्ट्र प्रांत में इन्होंने एक झील का निर्माण कराया था जिसका नाम था सुदर्शन झील। अब सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य सिंचाई के लिए। तो सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया, कृत्रिम नहर का निर्माण करवाया। यह झील कृत्रिम रूप से बना था, यह प्राकृतिक झील नहीं था, यानी कृत्रिम झील था। तो इसका निर्माण करवाया था गुजरात में के सौराष्ट्र प्रांत में। ये भी हम लोग देखें कि इसका गुजरात अभियान है। इसके बाद देखें कि दक्षिण भारत के कर्नाटक तक इसका साम्राज्य विस्तार किया। यानी यह पहला राजा है जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया। इससे पहले कोई राजा जो है दक्षिण भारत में विजय नहीं कर रहा है। कारण यह नहीं है, कारण यह है कि दक्षिण में उतना उपजाऊ भूमि नहीं है, लेकिन यह पहला राजा है जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रांत था 4 भागों में विभाजित था। अब 4 भाग हम लोग देखें तो इसको ध्यान देना है। पहला आपका उत्तरा प्रांत, दूसरा दक्षिणा प्रांत, तीसरा पूर्वी प्रांत और चौथा अवंती। यानी इसके पूरे जो साम्राज्य है, यानी इसके पूरे साम्राज्य 4 भाग में विभाजित है। पहला उत्तरा प्रांत, दूसरा दक्षिणा प्रांत, तीसरा पूर्वी प्रांत और चौथा अवंती। उत्तरा प्रांत जो आप देख रहे हैं इसका राजधानी तक्षशिला है। उत्तरा प्रांत का राजधानी तक्षशिला है। दक्षिणा प्रांत का राजधानी यही कर्नाटक में आपका एक जगह है, नहीं, स्वर्णगिरी। कर्नाटक का जगह कौन है? स्वर्णगिरी। पहले कर्नाटक का राजधानी स्वर्णगिरी था। तो कर्नाटक का स्वर्णगिरी में जो है इसका क्या है? राजधानी है। तो दक्षिणा प्रांत का राजधानी है स्वर्णगिरी। अब आपको याद है कि यही कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ले जाकर प्राण निकलवा दिए थे। और इसका प्राण जो निकला था, याद होगा कि इसका प्राण श्रवण बेलागोला में निकला था सलेखन या समाधि मरण विधि से। यानी जैन धर्म में एक बात बताए थे कि काया क्लेश पर बल देना। यानी जैन धर्म में अगर जन्म मरण से छुट्टी चाहिए तो काया क्लेश है। काया क्लेश का मतलब शरीर को कष्ट देना है, वही काया क्लेश। काया क्लेश में शरीर को इतना कष्ट देना है कि शरीर का जो आत्मा है वो आत्मा इतना कलप जाए, इतना कलप जाए कि अंत में आत्मा कहे कि दोबारा हम जन्म नहीं लेंगे। यानी आत्मा को एकदम अंतिम रूप से दुख देना है। और यही था, यानी अन्न जल सभी को त्याग करके एकदम ऐसा सलेखन मरण विधि अपना लेना है जब तक प्राण निकल न जाए। अब जन्म मरण से छुट्टी है तो जैन धर्म कहता है उसके लिए काया क्लेश करो, यानी तब तक भूखे रहो जब तक प्राण न निकल जाए। अगर सलेखन विधि से किसी का प्राण निकल गया तो दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। वही हिंदू धर्म में है कि एकदम सूख गया, सुखौता हो गया बेचारा, सलेखन विधि अपनाया तो सूख गया। अब कोई खड़े खड़े मर गया, कोई बैठल बैठल मर गया, कोई सुतले मर गया। तो कहा कि अगर आराम से निकल गया तो फिर दोबारा आएगा। अगर आत्मा जो है आराम से किसी का मृत्यु हुआ है तो दोबारा जन्म लेगा, लेकिन तरप तरप के एकदम मृत्यु हुआ, प्राण एकदम अंतिम कष्ट से निकला तो कहता है कि अब दोबारा हम नहीं जाएंगे, कारण बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। इस सलेखन विधि से प्राण निकाल दिए थे इसका भद्रबाहु।
इतना बड़ा राजा जो पूरे देख रहे हैं कि इतने बड़े क्षेत्र का राजा, और उस सलेखन विधि से प्राण निकलवा करके जो है प्राण त्याग दिया। बस समझ गए। और प्राण त्यागने के बाद जो है उसके पहले ही आपको कहानी बताए थे कि इसके पहले बिंदुसार को राजा बना दिया, और बिंदुसार को राजा बना दिया और इसके बाद अपना प्राण निकलवा लिया। अब इसके बाद जो है अगला राजा बिंदुसार, और कहानी समझाए थे कि इसका एक पत्नी थी, चंद्रगुप्त मौर्य का एक पत्नी थी जिसका नाम था दुर्धरा, और दुर्धरा से अत्यधिक प्रेम करता था। और दुर्धरा से अत्यधिक प्रेम करने के कारण जो है यहाँ पर हम लोग देखे थे कि दुर्धरा एक प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, और उसी दौरान जो है इसके साथ खाना खाई। इसके खाना में विष था, जहर था। डेली के कारण जो है डेली जो है जहर मिलाया जाता था, उस दिन भी जहर था। और जब खाई तो दुर्धरा नहीं बची, लेकिन उसका बेटा को बचाया गया। फिर भी उस पर बिंदु के समान जहर का अंश आ गया। बिंदु माने बिंदु, सार माने जहर, तो इसका अगला जो बेटा बना इसका नाम बिंदुसार है। बिंदुसार दुर्धरा का पुत्र है, यानी इसकी माँ दुर्धरा है, पिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके बाद ये अपना प्राण निकलवा लिया, चल दिया। अब इसके बाद हम लोग देखें कि इसका राजधानी आपको ध्यान देना है, उत्तरा प्रांत का राजधानी तक्षशिला है, दक्षिणा प्रांत का स्वर्णगिरी है कर्नाटक, और पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र, और अवंती प्रांत का उज्जैन। अवंती का मतलब मध्य वाला प्रांत था, बीच वाला प्रांत को अवंती बोलते हैं। इसका राजधानी उज्जैन था। अब अगला राजा बिंदुसार है। आपको बताए थे कि बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही यहाँ यूनान से आन जान यहाँ पर लगा हुआ है। कारण यूनान के राजदूत इसके समय एक आया था, याद होगा, बताइए कौन था? मेगास्थनीज। तो यूनानी राजदूत आया था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था इंडिका। तो इंडिका पुस्तक लिखा मेगास्थनीज। और एक जो है यहाँ पर हम लोग देखे थे कि एक हमारे जो थे आचार्य चाणक्य के द्वारा पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, अर्थशास्त्र बाद में विषय बना, पहले अर्थशास्त्र एक पुस्तक था, तो इनके द्वारा लिखा गया। अब उसके बाद हम लोग देखें, अब रेगुलर जो है यूनान से आन जान लगा हुआ है। इसी सिलसिला में बिंदुसार भी यूनान जाता था, कारण इसका ननिहाल यूनान में। इसका ननिहाल कहाँ है? यूनान में है। अब इसका ननिहाल यूनान में है, तो बिंदुसार भी अपना यूनान जाता था, आता था। तो यूनान से इसको यूनान के लोग जो है काफ़ी प्रेम करता था। भाई यहाँ का नाती है, नाती दुलरुआ होता है, देखेंगे पोता से ज़्यादा नाती का दुलार होता है। तो नाती एकदम ननिहाल का दुलरुआ है, तो यहो दुलरुआ है। अब इसको कई राजा से दोस्ती था, कारण राजा का बेटा है तो कई राजा से इसको दोस्ती है। अब कई राजा से दोस्ती है, तो आपको उसी क्रम में जो है ध्यान देना है कि बिंदुसार को अमित्रोचेडस कहा गया, यानी इसको यूनानी ग्रंथों में, यूनानी इतिहासकार इसको जो है कई लोग अमित्रोचेडस कहा, कुछ लोग अमित्रघात बोला। अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्रोचेडस वही हो गया। अब यहाँ पर इसको दो देश के राजा के साथ इसका गहरा दोस्ती था। एक राजा है सीरिया के, दूसरा राजा है मिस्र के। अब दोनों का दिमाग में सेट करना है। सीरिया के राजा का नाम था एंटीओकस, इसका राजदूत है डायमेकस। तो दोनों दिमाग में सेट करना है। सीरिया का राजा का नाम है एंटीओकस, इसका राजदूत है डायमेकस। क्वेश्चन देगा कि जिस समय बिंदुसार भारत में राजा था या शासक था, उस समय सीरिया के राजदूत कौन भारत आया? तो सीरिया के राजदूत आया डायमेकस। किसका राजदूत है? एंटीओकस का, एंटीओकस का है। अब एंटीओकस का राजदूत डायमेकस है। अगला मिस्र के राजा है फिलाडेल्फस, मिस्र के राजा फिलाडेल्फस है, और इसका राजदूत है डायोनिसस। तो एगो है डायमेकस है, एगो डायोनिसस। ये दोनों दिमाग में सेट करना है, डायमेकस और डायोनिसस। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसका जो है सीरिया वाला से थोड़ा गहरा दोस्ती था। अब सीरिया वाला से थोड़ा गहरा दोस्ती था, तो सीरिया के राजा से जो बिंदुसार है 3 चीज़ों का मांग किया, यानी 3 चीज़ का मांग किया। पहला कहा कि भाई हमको जो है मेरे यहाँ तारी टाइप के जूस तो है, तार वाला तारी है, तारी हम लोग मारते हैं, लेकिन सुने हैं कि आपके यहाँ अंगूर वाला रस रहता है, जूस रहता है। वहाँ शराब को, मीठी शराब जो अंगूर टाइप के, यानी जो है फल के रस से बनाया जाता था। कहा कि हम लोग के यहाँ तारी होता है, आप लोग के यहाँ सुना है मीठी शराब है जो अंगूर से बनता है, फल के रस से बनता है। थोड़ा सा एक बार हम टेस्ट मारने के लिए सोच रहे हैं कैसा है। दूसरा कहा कि अंजीर सुने हैं कि एकदम ताकत वाला फल है, अंजीर भारत का फल नहीं है। कहा कि अंजीर आपके यहाँ बहुत होता है, ताकत देने वाला फल है, एक बार यहू टेस्ट करना चाहते हैं। और तीसरा एक दार्शनिक का मांग किया, फिलोसफर। तो अब सीरिया का राजा जो है कहा कि भाई देखिए 2 चीज़ हम दे देंगे, अंजीर खूब खाइए, मजबूत हो जाइए, शराब पी के लंगड़ाल रहिए, दार्शनिक नहीं देंगे। कारण मेरे यहाँ जो विद्वान होते हैं वो बिकते नहीं हैं, विद्वान को बेचा नहीं जाता है, इसलिए दार्शनिक देने से मना कर दिया। तो बहुत अच्छा प्रश्न है।
कि सीरिया के राजा ने क्या नहीं दिया था बिंदुसार को, दार्शनिक देने से मना कर दिया। बाकी मीठी शराब भेज दिया, अंजीर भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको एक बात और ध्यान देना है कि इसी के समय जो है आपको जो है बिंदुसार के समय आपका जो है एक बात और दिमाग में सेट करना है कि इसी के समय जो है आपका तक्षशिला में विद्रोह हुए। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। इसी के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए, जिसका पहला विद्रोह को इसके बड़े बेटा सुसीम ने दबाया। पहला विद्रोह को किसने दबाया? सुसीम ने दबाया। पहला विद्रोह को सुसीम ने दबाया और दूसरा विद्रोह को कौन दबाया? अशोक ने दबाया। तो 2 बार इसके जो है शासनकाल में विद्रोह हुए तक्षशिला में। और तक्षशिला में जब 2 बार विद्रोह हुए तब पहला विद्रोह को इसका बड़ा बेटा सुसीम जो था, उस सुसीम ने दबा दिया, विद्रोह को शांत किया। और दूसरा विद्रोह को शांत करने वाला कौन था? अशोक था। क्लियर है? तो यहां तक कहानी समझे। इसके बाद बिंदुसार का मृत्यु 273 ईस्वी पूर्व में हुआ। 273 ईस्वी पूर्व में इसका मृत्यु है। अब जो है यहाँ पर ध्यान देना है, इसका रेसिडेंस का जो एरिया है पटना पाटलिपुत्रा कुम्हरार का क्षेत्र है। आज भी कुम्हरार में कुछ अवशेष इसके मिलते हैं मौर्य काल के। तो यह कुम्हरार में इसके जो है पूरे रेसिडेंस का एरिया है। अब यहाँ पर जब ये मर गया तो अब भाई में जो है काफी संघर्ष हो रहा है, भाई में काफी लड़ाई हो रहा है। कह रहा है राजा हम बनेंगे, कारण बड़ा बेटा सुसीम था तो पहले राजा सुसीम को बनना था, लेकिन अशोक जो है ज्यादा चालाक था। अशोक कह रहा है कि नहीं, तुमसे नहीं होगा, राजा हम बनेंगे। और इसी क्रम में 4 वर्ष तक कठोर संघर्ष चला। 4 साल तक कोई राजा नहीं है। 273 में मरा है और 269 में अशोक राजा बना है। यानी 4 वर्षों के कठोर जो है संघर्ष के बाद अशोक राजा बना। यानी सुसीम बड़ा बेटा था, राजा इसको बनना था, लेकिन अशोक नहीं राजा बनने दिया। यानी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक कुआं था जिसका नाम है अगम्य कुआं। आज भी अगम्य कुआं पटना में है। और अगम्य कुआं, इसका नाम इसलिए अगम्य था, अगम नहीं अगम्य, अगम्य इसलिए था कि इसका जो है पूरे बिहार का अगर कुआं का पानी सूख जाएगा फिर भी इसके अंदर पानी होगा। इसका इतना जो है लेयर मजबूत था। कहाँ तक इसका पानी का लेयर है कोई आज तक था नहीं लगाया। इसका नाम था अगम्य। कहाँ तक है इसका कोई पता नहीं चला। और कहा गया कि अपने अशोक जो है 99 भाइयों को हत्या करके इसी कुआं में डाल दिया। अब 99 का हत्या किया कि 98 फिर में नहीं रहना। बस समझ गए, ना कि अब 4 साल बैठ के 99 ही 98 भाई मार रहा था, तो ऐसा भी नहीं है। बस समझ गए, 99 भाई का हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद कुआं में डाल दिया। 4 साल तक इतिहासकार का कहना है कि भाई को हत्या कर रहा था। और 4 साल जब सबको पार लगा दिया, अब कई लोग लगा सर 99 भाई कैसे हो जाएगा। तो उस समय राजा का कई पत्नियां होती थी। आज ऐसा नहीं है, एक पत्नी से 99 पॉसिबल नहीं है। पता चला 80 साल जीवे करेगी या 99 कैसे हो जाएगा जी। बात समझ गए। तो आजकल बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, तो 10-20 को पॉसिबल है। तो उस समय बहुत सारा पत्नियां होती थी, तो कई पत्नी से 99 बेटा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई पत्नी से 99 हो सकता है। बात समझ गए। अब एक पत्नी से 10 है तो उसी तरह 10 पत्नी से 100 हो गया। तो अब कई पत्नियां के कारण 99 भाई पॉसिबल है, लेकिन एक पत्नी से पॉसिबल नहीं है। अब उसको हत्या करने के बाद 4 साल तक जो है संघर्ष हुआ और इसके बाद जो है अशोक राजा बनता है। अब 99 भाई का हत्या किया नहीं किया, वो सब फेर में नहीं रहना है। बात समझ गए। अब 99 भाई को मारा कि 98 को मारा, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि 4 वर्ष के बाद अशोक जब राजा बना, तो राजा बनने के बाद जो है 269 ईस्वी पूर्व में राजा बना। अब राजा बना तो इसमें जो है अशोक का जितने भी जानकारी है, अशोक का सारा जानकारी आपको अभिलेख से मिलता है। अशोक जो भी काम किया जीवन काल में सब बात को लिखा। अशोक कहा कि भाई देखो, हम राजा बनने के 8वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध किए और कलिंग युद्ध में कलिंग विजय किए और मेरा साम्राज्य जो पहले चार गो था, उत्तरा प्रांत, दक्षिणा प्रांत, पूर्वी प्रांत, अवंती, हम एक और साम्राज्य को शामिल किए, कलिंग। वही कलिंग जो उड़ीसा है। और उड़ीसा विजय किए। उड़ीसा विजय करने के बाद वहां पर जो है हम लोग अपना जो है विजय प्राप्त किया और यही शासन के 8वें साल किए। अब शासन के 8वें साल का मतलब है कि 269 ईस्वी पूर्व में राजा बना है। 8 घटा लेंगे तो 261 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। बात समझ गए। तो शासन के जितने भी अशोक काम करेगा, सभी काम को ही जो है क्या करेगा, अभिलेख में लिखेगा। यानी अशोक पहला ऐसा राजा है जिसने अभिलेख के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। कहा कि अपनी बात को अगर हमको प्रजा तक पहुंचाना है, तो उस जमाने में कोई सिस्टम नहीं था। आज ऐसा नहीं है कि मोदी जी टीवी खोलेंगे, एबीपी न्यूज या भाइयों बहनों शुरू हो जाएंगे। आज ना है कि भाइयों बहनों शुरू हो गए। आज मोदी जी अपना टीवी पर आएंगे, रेडियो पर आएंगे, कहीं आएंगे, मोबाइल पर आएंगे, यूट्यूब पे कहीं भाषण शुरू कर देंगे। उस जमाने में कोई रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन कुछ नहीं था। उस जमाने में अगर प्रजा को अपनी बात पहुंचाना है तो उसका बस एक ही साधन है कि लिख करके कहीं पर पहुंचाया जाए।
अब लिख करके पहुंचाया जाए, तो उसके लिए अशोक ने सबसे अच्छा साधन चुना कि हमको जो है क्या करना है, तो हमको जो है अभिलेख लिखना है। अभिलेख का मतलब होता है उस जमाने में, अब कागज पर लिखेगा तो ज़्यादा नहीं रहेगा नहीं, तो पत्थर पर लिखा, पत्थर पर खुदवा करके लिखवाया। अब ये जो है 4 अभिलेख, 4 प्रकार के इसका अभिलेख है। जहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, बड़े बड़े पहाड़ पर जो लिखवाए इसका नाम था बृहद शिलालेख। शिला माने पत्थर, शिला माने पत्थर, पत्थर पर खुदवा के लिखवाया। कहा कि आदमी अगर इस रास्ते से जाएगा तो सब पढ़ेगा और समझेगा कि हमने क्या किया। अब ये जो देख रहे हैं बृहद शिलालेख, बड़े बड़े चट्टान पर खुदवा के लिखवाया। दूसरा लिखाया लघु शिलालेख, जहाँ पहाड़ छोटा था वहाँ पर छोटे पहाड़ पर खुदवाया, तो इसका नाम था लघु शिलालेख। जहाँ पहाड़े नहीं था, तो पहाड़ नहीं था तो क्या किया, पहाड़ से बड़े बड़े स्तंभ कटवाया। अब देखिए बड़े बड़े जो है पहाड़ से क्या किया, ऐसे एकास्म पत्थर का स्तंभ कटवाया। एकास्म का मतलब कहीं ज्वाइंट नहीं है, एक के पत्थर है, समझ। उस जमाने में एक ही कंटिन्यू पत्थर है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर कटवाया और उसको लिखवा के गड़वा दिया। अब गड़वाने के बाद कहा कि भाई स्तंभ लेख है, लोग यहाँ से गुजरेगा, इसको पढ़ेगा। और चौथा जगह गुहा लेख है, मतलब गुहा लेख का मतलब गुफा में जो संत साधु लोग रहते थे वहां तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए गुहा लेख का प्रयोग किया। तो अशोक जो है अपनी बात को पहुंचाने के लिए 4 अभिलेख का प्रयोग किया है। 4 प्रकार के अभिलेख है, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अब बृहद शिलालेख में अशोक अपना जानकारी देता है कलिंग युद्ध का। अब कलिंग उड़ीसा में है, तो बृहद शिलालेख में 14 बात अशोक लिखा। बृहद शिलालेख में चलेंगे तो इसमें अशोक 1 2 3 4 करते करते इसे करके 14 बात लिखा है, जिसमें 13वें नंबर बात को अशोक चेंज कर दिया। यानी 13वें नंबर बात सब जगह लिखा कि देखिए हमने शासन के 8वें साल कलिंग युद्ध किया, इतने लोगों का खून बहाया कि खून देखने के बाद मेरा हृदय पिघल गया। बात समझ गए। यानी इन्होंने कहा कि कलिंग युद्ध के बाद मेरा हृदय पिघल गया, यानी युद्ध विजय का जो पहले मेरा नीति था उसको हमने छोड़ दिया और धम्म नीति को अपनाया। अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तलवार फेंक दिया। जबकि रियल बात है कि कोई इसका हृदय उर्दय नहीं पिघला। आप समझ गए। हृदय पिघल जाएगा तो आदमी जिएगा कैसे, सोचने वाली बात है। तो ये प्रतीकात्मक चीज है, कल्पनात्मक है। हृदय अगर पिघल जाएगा तो बताइए कोई प्लास्टिक थोड़े है कि अगर आग में देंगे तो पिघल जाएगा। कोई हृदय नहीं पिघला है। हाँ, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन आएगा कि अशोक किस युद्ध के बाद उसका हृदय पिघल गया था, तो कलिंग युद्ध शासन के 8वें वर्ष हृदय पिघला देना है। लेकिन ये सब आगे अगर डिटेल इतिहास पढ़ेंगे तो कोई हृदय नहीं पिघला इसका। इंटरव्यू वगैरह में अगर क्वेश्चन पूछता है तो हृदय नहीं पिघला, कारण 8वें युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद भी कितने लोगों को फांसी दिया। जब हृदय पिघल गया था तो फांसी काहे दिया, बस समझ गए। इसके बाद भी विजय किया है, प्राप्त किया है, तो कोई हृदय नहीं पिघला बस। हाँ, लेकिन आपको वनडे एग्जाम के लिए हृदय पिघला देना है। अब यहां पर देखिएगा कि 14 बात लिखा है किसमें, बृहद शिलालेख में। अब बताइए बृहद शिलालेख कितने स्थान से प्राप्त हुआ है, कितने स्थान। बृहद शिलालेख, बृहद वो तो स्तंभ लेख कई जगह है, बृहद शिलालेख कितने जगह। तो अब बृहद शिलालेख देखेंगे कि जितने भी स्थान भारत में आपका है, ज्यादातर देखेंगे उत्तर भारत में आपको मिला है। बात समझ गए। अब एक जगह जो बृहद शिलालेख चेंज किया तो 13वां नंबर बात को बदल दिया। 13वां नंबर अभिलेख को इसको बोलते हैं अतिरिक्त अभिलेख। इसको क्या बोलते हैं, अतिरिक्त अभिलेख। अतिरिक्त इसलिए बोलते हैं कि सब जगह बोला कि देखो भाई लिख दो कि हमने शासन के 8वें साल कलिंग युद्ध किया जिसमें बहुत खून बहाया, इतने जो है खून बहा, इसके बाद हृदय पिघला, लेकिन 13वें नंबर पे मत लिखना। 13 सब जगह लिख दो, सब बात लिखो, लेकिन 13वां नंबर बात उड़ीसा में जब लिखना, धौली या जोगर 2 जगह जो इसका बृहद शिलालेख है। यानी धौली जोगर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। कहा कि धौली और जोगर उड़ीसा में है, ये 2 जगह पर मत लिखना। कारण है कि अगर ये 2 जगह पर लिख देगा कि हम कलिंग वाले को बहुत मारे हैं, खून बहाए हैं, अब बाद में वो पढ़ेगा तो उसका पूर्वज का याद ताजा हो जाएगा कि बताओ अशोक हम लोग को बहुत मार मारा है, पूर्वज को, हम लोग के जो है पूर्वज है उसको बहुत मार मारा है, इसलिए इसको एकदम मत लिखना। तो कहा कि जी 13वां नंबर यहाँ क्या लिखेंगे, कहा 13वां नंबर पर लिख देना कि सारे प्रजा मेरे संतान है। देखिए धौली और जोगर में ये अभिलेख को चेंज किया। देखिए कितना दिमाग का तेज आदमी था। कहा कि हम मारे हैं, ये सब बात कह दो, पूरे भारत को फैला दो, दहशत फैल जाए कि हम बड़ी मार मारे हैं कलिंग वाला को।
उड़ीसा वाले को बड़ी मार मारे हैं। अब बताइए, मान लीजिए कोई एक गांव के व्यक्ति को बड़ी मार मारे और अपने गांव में बड़का को छपवा के टंगवा दे कि हम जो है इस गांव के फलाने व्यक्ति को इतना मार मारे कि खून के नदी बहा दिए। अब बताइए ओकर खानदान उनदान आगे आएगा, पढ़ेगा तो ओकरा मन में गुस्सा आएगा। बताओ, ये आदमी ठीक नहीं है, बड़ी मार मारा है। कहा कि भाई यहाँ मत कहो कि यहाँ इतने हमने प्रेम किया है कि हम देवता स्वरूप, जनता मेरी भगवान, बात समझ गए, तो इसको भगवान बना दिया। तो यहाँ पर 13वें नंबर को चेंज किया धौली जोगर में 2 जगह, और कहा कि सारे प्रजा मेरे संतान है। अब लोग पढ़ेगा तो कहा ना अशोक राजा होता अशोक जैसा कि सब प्रजा को संतान बेटा की तरह मान रहा है, जबकि ओरिजिनल अंदर अंदर बड़ी मार मारा है। बात समझ गए, अंदर अंदर जो है बड़ी मार मारा है, बाहर से प्रजा बने है संतान, उसको बेटा पुत्र बना दिया। और यही 13वें नंबर अभिलेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अतिरिक्त अभिलेख बोलते हैं। तो 2 जगह खाली चेंज होगा, बाकी कहा कि सब जगह लिख दो ये बड़ी मार मारे हैं, लेकिन 2 जगह मत लिखना, कहाँ, धौली और जोगर। कारण क्या है, तो धौली जोगर दोनों उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा वाला को मारा है, उड़ीसा में लिख देगा कि बड़ी मार मारे हैं, तो इसका पूर्वज का याद ताजा होगा, अशोक पर लोग गुस्साएगा, इसलिए उसको खाली चेंज किया, बाकी जगह वही है। तो अब अशोक का जानकारी आप समझ गए कि अशोक का सारा जानकारी आपको कहाँ से मिलेगा, अभिलेख से। अशोक का नाम क्या है, अशोक का पत्नी का नाम क्या है, अशोक किस अभिलेख में अपने आप को मगधाधिराज बोला है, अशोक किस अभिलेख में अपने आप को अशोक बोलता है, अशोक वर्धन किस अभिलेख में मिलता है। तो इस सारा बात इसका मिलेगा कहाँ से, अभिलेख से। तो अब अशोक का कल से अभिलेख हम लोग का चलना है, तो कल से अशोक का अभिलेख शुरू करेंगे। यहाँ तक पूरे कहानी हम लोग समझ चुके हैं, क्लियर है। तो चलिए हम मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में आगे। तो इसका कल जो है आपका पार्ट 3 आएगा, इसके बाद हम लोग आगे।